अभी हमारा टॉपिक है प्ले। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है ये प्ले। अब प्ले की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्ले की इंपॉर्टेंस क्या है चिल्ड्रंस में। तो प्ले की इंपॉर्टेंस है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। प्ले किसमें हेल्प करती है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्ले की इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब बात आती है कितने टाइप की प्ले होती है। प्ले हमारी होती है 6 टाइप की बेसिकली। फर्स्ट कौन सी है? अनऑक्युपाइड, दूसरी सॉलिटरी, थर्ड इज ऑनलुकर, फोर्थ इज पैरेलल प्ले, फिफ्थ इज एसोसिएटिव एंड सिक्स्थ इज कोऑपरेटिव प्ले। ठीक है, तो कोऑपरेटिव और एसोसिएटिव सेम होते हैं बस, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा, इसमें कंपटीशन है, इसमें कोऑपरेटिव में कंपटीशन के साथ खेलते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन के साथ खेलते हैं ये हमारे। अब ये अनऑक्युपाइड प्ले क्या होती है? इसमें क्या करता है बच्चा? अनऑक्युपाइड तरीके से खेलता है, मतलब क्या करता है? अकेले खेलता है, प्लेइंग अलोन। तो अनऑक्युपाइड में क्या है? प्लेइंग अलोन विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता ये, ठीक है। अनऑक्युपाइड प्ले, वो अपनी एक्टिविटी में बिजी रहता है। सॉलिटरी प्ले में ये भी क्या है? प्लेइंग अलोन, बस इसमें क्या है? ये दूसरों की एक्टिविटी को वॉच नहीं करता, सॉलिटरी अकेला खेलता रहता है। ये हमें इन्फेंट में देखने को मिलेगी, यहाँ पर 0 से 2 ईयर के बच्चे में। ऐसे ही अनऑक्युपाइड इन्फेंट में, ठीक है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेटा हुआ है, अपने उसको टॉय तो खेल रहा है, तो अपने आप ही अपने खेले जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनलुकर प्ले। ऑनलुकर प्ले किसमें होती है? टोडलर। ऑनलुकर मतलब किसी को देखकर उसके साथ खेलना। ऑनलुकर प्ले क्या होता है? ऑनलुकर प्ले होता है जब आप वॉच एंड लर्न बट डोंट ज्वाइन इन। मतलब क्या कर रहे हो? आप वॉच कर रहे हो, उसको देख रहे हो और सीख रहे हो, पर क्या है? उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। ये क्या है? ऑनलुकर प्ले। वॉच एंड लर्न बट डोंट ज्वाइन। क्या कर रहे हो आप? वॉच कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, पर क्या कर रहे हो? ज्वाइन नहीं कर रहे। तो ये क्या है? ऑनलुकर प्ले। उसके बाद क्या है? पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले क्या है? आप अपोजिट में कोई एक्टिविटी है, उसको देख के आप अपोजिट में क्या कर रहे हो? पैरेलली खेल रहे हो। तो ये क्या है? आप दूसरों की एक्टिविटी को क्या कर रहे हो? मिमिक कर रहे हो, मिमिक द एक्टिविटी ऑफ अदर्स। ये भी क्या है? लर्निंग प्ले एक टाइप की। इसमें क्या करते हैं? मिमिक करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं, मिमिक द एक्टिविटी ऑफ अदर्स। ये बच्चा करता है पैरेलल प्ले में। तो इस प्ले में ये किसमें प्रेजेंट होती है? टोडलर में, टोडलर एज ग्रुप में। उसके बाद क्या है? एसोसिएटिव प्ले। नाम से ही पता चल रहा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्ले में क्या होगा? प्लेइंग विद अदर्स। एसोसिएटिव मतलब किसी के साथ खेलना। एसोसिएटिव इज प्लेइंग विद अदर्स, प्लेइंग विद अदर्स। नेक्स्ट है अब हमारा कोऑपरेटिव। ये प्री स्कूलर में होता है एसोसिएटिव प्ले, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले किसमें होता है? प्री स्कूल और स्कूल गोइंग। इसमें क्या होता है? बच्चा रूल्स रेगुलेशन के साथ करता है, सोशल बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, दूसरों के साथ खेलना, सीखना, काम करना, ये सारा वो किसमें सीखते हैं? कोऑपरेटिव प्ले में। और ये किसमें होती है? प्री स्कूलर और स्कूल गोइंग्स में। रूल्स रेगुलेशन के साथ खेलता है और एक्सेप्ट करता है किसको? सोशल बिहेवियर को। तो ये क्या है? कोऑपरेटिव प्ले, ठीक है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सॉलिटरी प्ले कौन से एज ग्रुप में होता है, ऑनलुकर प्ले कौन से एज ग्रुप में होता है, पैरेलल प्ले क्या होता है, कौन से एज ग्रुप में होता है। तो ये सारे इन पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक प्ले की क्या पूछ सकते हैं? इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं। प्ले की इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये प्ले वो एक छोटा सा पार्ट है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में। इसमें नहीं है बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक है। अभी हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे जिन पे एक एक दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग।
ब्रेस्ट फीडिंग सबको पता है, बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प क्या करती है ब्रेस्ट फीडिंग, उसको न्यूट्रिशन के लिए क्या हेल्प करती है ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कब करनी है आपने, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 मिनट्स एज अर्ली एज पॉसिबल आपने क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवानी है। वैसे अगर टाइम ड्यूरेशन पूछे तो विद इन 30 मिनट्स, क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करानी है। और सिजेरियन सेक्शन है तो क्या करना है विद इन 4 आवर्स, 4 आवर्स आपने क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करानी है। अब इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, एक ब्रेस्ट फीडिंग से दूसरी ब्रेस्ट फीडिंग के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, तो 2 to 3 आवर, मतलब 2 to 3 आवर का गैप होना चाहिए एक फीडिंग से दूसरी फीडिंग में, ठीक है। उसके बाद अब फॉर्मूला मिल्क, ये तो क्या है ब्रेस्ट मिल्क, एक होता है फॉर्मूला मिल्क में आपने 3 to 4 आवर का गैप रखना है। अगर फॉर्मूला मिल्क है तो कितना गैप रखना है 3 to 4 आवर, ठीक है। अब कि ब्रेस्ट मिल्क कितना सिक्रीट होता है पर डे, अमाउंट कितना होता है ब्रेस्ट फीडिंग में 600 to 700 ml पर डे, इतना क्या होता है मिल्क सिक्रीट होता है। या फिर आप इसको 500 to 600 भी बोल सकते हैं, 500 स्टैंडर्ड बुक्स में 500 to 600 ml है, ठीक है। ये अमाउंट कितना होता है पर डे ब्रेस्ट फीड का 500 to 600 ml पर डे। इंटरवल कितना रखना है 2 to 3 आवर, अगर फॉर्मूला मिल्क है तो 3 to 4 आवर। अब फॉर्मूला मिल्क में भी ये पूछते हैं कि वन टाइम फीडिंग कितनी होनी चाहिए, वन टाइम फीडिंग में कितना होना चाहिए 30 ml पर फीडिंग। वन टाइम फीडिंग में अगर फॉर्मूला मिल्क है तो वन टाइम फीडिंग 30 ml, किसमें फॉर्मूला मिल्क में। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वन टाइम में 30 ml किसके लिए फॉर्मूला मिल्क के लिए। अब कि ब्रेस्ट मिल्क में कैलोरीज कितनी होती है, तो कैलोरीज कितनी होती है, न्यूट्रिशन कितना देता है वो 66 किलो कैलोरीज पर 100 ml। पर 100 ml में कितनी कैलोरीज होती है 66 कैलोरीज। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लिमिट कितना होना चाहिए 30 मिनट्स, सिजेरियन सेक्शन में विद इन 4 आवर्स, इंटरवल कितना होना चाहिए 2 to 3 आवर्स, और फॉर्मूला मिल्क में इंटरवल 3 to 4 आवर्स। उसके बाद अमाउंट कितना होता है ब्रेस्ट मिल्क का पर डे 500 to 600 ml पर डे। वन टाइम में अगर फॉर्मूला फीड करा रहे हो तो कितना फीड होना चाहिए 30 ml फीड होगा वन टाइम, ठीक है। ये थी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ब्रेस्ट फीडिंग की। अब ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट होता है कोलेस्ट्रम टाइप्स। कोलेस्ट्रम क्या होता है थिक येलोइश, जो फर्स्ट सिक्रीशन होता है कैसा होता है थिक और येलोइश होता है, और क्या होता है थिक येलोइश सिक्रीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट 3 डेज जो सिक्रीशन होता है येलोइश, कितने दिन होता है फर्स्ट 3 डेज, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम में कौन से विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन किसमें प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉम में। तो कोलेस्ट्रॉम क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये फीड उसको बेबी को करानी, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं ए, डी के, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होता है, एंटीबॉडीज होती है, तो ये बच्चे को मिलना जरूरी है, ठीक है। ये बच्चे को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है हाई अमाउंट में।
नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट होता है ट्रांजिशनल मिल्क, जो 3 दिन के बाद सिक्रेट होता है। कितने दिन तक, 2 वीक तक। हाई फैट और शुगर में होता है। कौन सा मिल्क होता है, ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क फर्स्ट 3 डेज तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट होगा। अब 3 डेज के बाद कौन सा मिल्क सिक्रेट होगा, ट्रांजिशनल मिल्क। तो 3 डेज, आफ्टर 3 डेज टू 2 वीक, ये क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ फैट, हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, ये किसमें होगी, हमारे ट्रांजिशनल मिल्क में। ठीक है, अब थर्ड टाइप का मिल्क कौन सा होता है, मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क कब आएगा, पहले 3 दिन तो कोलेस्ट्रॉल आने लग गया, दूसरे 2 हफ्ते तक क्या आने लग गया, ट्रांजिशनल मिल्क। अब 2 हफ्ते के बाद जो मिल्क आएगा वो क्या होगा, ट्रांजिशनल मिल्क। और ट्रांजिशनल मिल्क क्या होगा, वाटरी होगा, और उसमें क्या होंगे, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो थर्ड हमारा क्या है, मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क में क्या आएगा, आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद कौन सा मिल्क आएगा, मैच्योर मिल्क। और इसमें क्या होंगे, वाटरी होगा और हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट 3 डेज कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद 2 हफ्ते तक, 3 दिन से 2 हफ्ते तक ट्रांजिशनल मिल्क, उसके बाद क्या होगा, थर्ड क्या है, मैच्योर मिल्क। आफ्टर 2 वीक्स क्या आएगा, मैच्योर मिल्क, उसको क्या होगा, वाटरी होगा और हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें। अब फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप ऑफ फोर मिल्क। 2 चीजें होती हैं, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। जो जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बच्चे को, तो इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क सिक्रेट हो रहा है उसको फोर मिल्क बोलेंगे। अब फोर मिल्क के बाद थोड़ी देर बाद जो मिल्क आना, गाढ़ा जो मिल्क आना स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइंड मिल्क। तो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क क्या होता है, जो इनिशियली जो सिक्रेट होता है वो क्या होता है, फोर मिल्क, और थोड़ी देर बाद जो सिक्रेट होता है वो क्या होता है, हाइंड मिल्क। एक होता है फोर मिल्क और एक होता है हाइंड मिल्क। पहला क्या होता है, फोर मिल्क, और दूसरा क्या होता है, हाइंड मिल्क। फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, ये क्या होता है, सिक्रीट फर्स्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट मिल्क जो सिक्रेट होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग उसको हम क्या बोलते हैं, फोर मिल्क, ये थोड़ा वाटरी होता है। उसके बाद हाइंड मिल्क है, हाइंड मिल्क क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। ठीक है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करता है, बच्चे की भूख क्या होता है, हाइंड मिल्क मिटाता है। उसके बाद जो बच्चे में डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, वाटर की अमाउंट कौन पूरी करता है, फोर मिल्क, और जो उसकी भूख है उसको कौन पूरा करता है, हाइंड मिल्क। तो आफ्टर फोर मिल्क, हाइंड मिल्क सिक्रेट। ठीक है, मतलब सेकेंडली सिक्रेट होगा। ठीक है, सेकेंडरी आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। पहले कौन सा सिक्रेट होगा, फोर मिल्क, दूसरा क्या होगा, हाइंड मिल्क। तो ये भी हमारे ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। जो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आज हम थोड़े बहुत छोटे छोटे वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सीपीआर हम ना ऐसे समझेंगे, तीनों में देखेंगे, एडल्ट, इन्फेंट एंड पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो तीनों का क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तो वो इजी होगा आपको लर्न करने में। सीपीआर, सीपीआर कैसे देते हैं हम इसमें भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। डेप्थ कितनी होनी चाहिए, रेट ऑफ कंप्रेशन कितने होते हैं, कि 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। सीपीआर आप डिवाइड करो, एडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसमें पल्स साइट, पल्स साइट। अब एडल्ट में हम कहाँ असेस करते हैं, कैरोटिड, चाइल्ड में फेमोरल ब्रैकियल और इन्फेंट में फेमोरल। कहाँ असेस करोगे पल्स,
पल्स कितने, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स के लिए क्या करना है, पल्स असेस करनी है, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। एडल्ट्स में आप कौन सी पल्स असेस करोगे, कैरोटिड, कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स। चाइल्ड में आप फेमरल एंड ब्रैकियल दोनों कर सकते हो, फेमरल और ब्रैकियल। इन्फेंट में कौन सी करनी है, फेमरल, फेमरल असेस करनी है आपने, ठीक है। पल्स हाइट हो गई हमारी। एडल्ट में आपने सीपीआर से पहले कैरोटिड पल्स असेस करनी है। नो पल्स होगी तभी तो सीपीआर स्टार्ट करोगे। आपने पल्स 10 सेकंड से ज्यादा असेस नहीं करना है, 10 सेकंड में पता चल जाएगा पल्स प्रेजेंट है नहीं है। एब्सेंट है तो क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। अब सीपीआर, अब सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए साइड आपने बच्चे में कौन सी जगह पल्स असेस करनी है, चाइल्ड में, एडल्ट में कौन सी जगह। तो एडल्ट में हम कौन सी पल्स देखेंगे, कैरोटिड पल्स, चाइल्ड में हम फेमरल और ब्रैकियल, इन्फेंट में हम फेमरल पल्स देखेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या है, हैंड की प्लेसमेंट कैसे करनी है सीपीआर में, हैंड प्लेसमेंट। ये फ्लो चार्ट बना रही हूं मैं आपको जो इजीली लर्न हो जाएगा एडल्ट में भी, चाइल्ड में भी और पीडियाट्रिक में भी। हैंड प्लेसमेंट आपने क्या करनी है एडल्ट में, इन बिटवीन दी निपल लाइंस, इन बिटवीन दी निपल लाइंस। तो चेस्ट पे निपल लाइंस होती है उसके बीच में ही आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है, इन बिटवीन दी निपल लाइंस, इन बिटवीन दी निपल लाइंस, इन बिटवीन दी निपल लाइन। और आपने अब चाइल्ड में कौन सी उसमें स्टार्ट करना है, बिलो दी निपल लाइन, या इन बिटवीन द निपल लाइन भी कर सकते हो, दोनों, इन बिटवीन और बिलो दी निपल लाइंस। डिपेंड करता है कौन से एज ग्रुप का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग आपने असेस करना है कि बिलो द निपल लाइन देना है, इन बिटवीन द निपल लाइन देना है। इन्फेंट में क्या करना है, बिलो दी निपल लाइन, निपल लाइन देना है आपने सीपीआर। पहला हमने देखा कि पल्स साइड क्या होनी चाहिए, दूसरा हमने देखा हैंड की प्लेसमेंट कैसे करनी है, तीसरा वे ऑफ गिविंग सीपीआर, सीपीआर कैसे दोगे, एक हाथ से, दो हाथ से, कैसे देना है सीपीआर को, वे ऑफ गिविंग सीपीआर में। इसमें हमें कैसे देना है, वे ऑफ गिविंग सीपीआर, वे ऑफ गिविंग सीपीआर। सीपीआर कैसे दोगे आप बच्चे में, एडल्ट में कैसे दोगे, बाय बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स यूज करते हैं हम, बोथ हैंड्स यूज करते हैं सीपीआर देने के लिए। चाइल्ड में हम दोनों यूज कर सकते हैं, बाय बोथ हैंड्स और वन हैंड, और वन हैंड। पर पीडियाट्रिक इन्फेंट में तो हम हैंड यूज नहीं कर सकते, तो पीडियाट्रिक इन्फेंट में हम क्या करेंगे, फिंगर यूज करेंगे या फिर थंब यूज करेंगे सीपीआर के लिए। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, फिंगर या फिर थंब, फिंगर और थंब एक चीज ही यूज करेंगे, फिंगर या थंब। अब फोर्थ क्या है, आपने क्या देखना, कंप्रेशन रेट, कंप्रेशन रेट कितने होने चाहिए, 100 रेट्स पर मिनट, 100 चेस्ट कंप्रेशन होने चाहिए। तो कितने, तीनों में ही 100 होंगे, 100 चाइल्ड में, 100 एडल्ट में और 100 ही इन्फेंट में होंगी चेस्ट कंप्रेशन, ये सेम है। उसके बाद आपने क्या देखना है, डेप्थ कितनी होगी और प्रेशर कितना होगा, डेप्थ एंड, डेप्थ कितनी होगी, एडल्ट में डेप्थ कितनी होती है, 2 इंच, 2 इंच। चाइल्ड में कितनी होती है, 1.5 इंच। डेप्थ आपने कितना प्रेस करना है चेस्ट को, तो कितना प्रेस करना है, 2 इंच। चाइल्ड में कितना प्रेस करना है, 1.5 इंच। और एडल्ट में कितना प्रेस करना है आपने, एंड 2 इंच, चाइल्ड में 1.5 इंच और पीडियाट्रिक में 3.75 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 3.75 सेंटीमीटर। याद रखना, एडल्ट में 2 इंच, चाइल्ड में 1.5 इंच, इन्फेंट में 3.75 सेंटीमीटर। अब एक चीज बच गई, वो क्या पूछते हैं कि आप सिंगल रेस्क्यूअर यूज करोगे या डबल रेस्क्यूअर यूज करोगे। तो चाइल्ड में और पीडियाट्रिक में क्या करते हैं, 30:2, 30:2 चाइल्ड में और एडल्ट में। चाइल्ड और एडल्ट में क्या करना है,
पहले आप एडल्ट का देखो, चाइल्ड का हम बाद में देखेंगे। एडल्ट में क्या करना है, 30:2 कंप्रेशन। आपने देखने कितने रेस्क्यूअर्स हैं, आपने देखने कितने रेस्क्यूअर्स हैं हमारे पास। अगर एक रेस्क्यूअर है, दो रेस्क्यूअर है एडल्ट में, तब भी कितने कंप्रेशन जाएंगे, 30:2 ही जाएंगे। इफ वन रेस्क्यूअर है या फिर टू रेस्क्यूअर है, वन रेस्क्यूअर और टू रेस्क्यूअर, कितने ही देना है, 30:2 जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है चाइल्ड में आपने देखना है सिंगल रेस्क्यूअर है तो क्या करना है, 30:2। डबल रेस्क्यूअर है तो 15:2। तो वन रेस्क्यूअर है तो कितना जाएगा, 30:2 कंप्रेशन जाएंगे। ठीक है, ये कंप्रेशन रेट होगा। और अगर दो रेस्क्यूअर है तो कितना कंप्रेशन रेट जाएगा, 15:2। 15:2। नियोनेट में कितना जाएगा, नियोनेट में भी पूछ लेते हैं, 3:1। 3:1 की रेशो में जाएगा। तो ये हमारे सीपीआर पे बनने वाले कुछ क्वेश्चन है। सीपीआर में पूछते हैं कि पल्स कितनी देर तक असेस करनी है, 10 सेकंड्स तक, जो मैंने अभी बताया 10 सेकंड्स तक। उसके बाद उन्होंने पूछा हैंड की प्लेसमेंट कैसे करनी है, उसके बाद वे ऑफ गिविंग सीपीआर, कंप्रेशन रेट। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इस पे बन सकते हैं सीपीआर पे। आप नोट डाउन कर लेना, एक फ्लो चार्ट, ये आपके नोट्स में नहीं है। ठीक है, वे ऑफ गिविंग सीपीआर आपने बच्चे में कैसे देना है, ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लो, इजी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीटल सर्कुलेशन। आज हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं जिन पे एक एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम डिसऑर्डर स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन आपने उसमें फीटल सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड से होता है फीटल सर्कुलेशन, किससे होगा, बाय अम्बिलिकल कोड। अब मैंने बताया था अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड को क्या, कितनी आर्टरी होती है, कितनी वेन, अम्बिलिकल कोड में 2 आर्टरी, 1 वेन, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। लेफ्ट राइट क्यों नहीं होती, 4 मंथ्स में क्या होती है, अपने आप डिजनरेट हो जाती है वो, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी। राइट का क्या होता है, वो 4 मंथ्स में डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी होती है, फिर लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, सॉरी, राइट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी एंड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। तो कितनी हमारे ब्लड वेसल्स होती है अम्बिलिकल कोड में, 3 ब्लड वेसल्स होती है, कोई पूछे तो। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या होता है अम्बिलिकल वेन का। अम्बिलिकल वेन क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है। फीटस में उल्टा होता है, एक पल्मोनरी और उसमें भी उल्टा होता है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, अम्बिलिकल वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो क्या है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन का सैचुरेशन होता है 80% सैचुरेशन। इसका कई बार पूछ लेते हैं सबसे हाईएस्ट सैचुरेशन किसका होता है, तो अम्बिलिकल वेन का। क्या होता है, मैक्सिमम सैचुरेशन। मैक्सिमम सैचुरेशन किसका होता है, अम्बिलिकल वेन का। कितना होता है, 80%। क्या करती है ये, प्योर ब्लड को कैरी करती है। प्योर ब्लड को ये कहां से, अम्बिलिकल वेन फीटस से लेके जाती है, फीटस से कहां लेके जाएगी, लीवर से बाईपास होगी। एक स्ट्रक्चर होता है हमारा, लीवर से बाईपास होने के बाद एक अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा मिलके क्या बना लेंगी, डक्टस विनोसस। अम्बिलिकल वेन कहां से पास होगी, लीवर से क्या होगी, बाईपास होगी। लीवर से बाईपास होने के बाद किसके साथ मिल जाएगी,
इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और अम्बिलिकल कोर्ड, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस नाम याद रखना। क्या हुआ, अम्बिलिकल वेन फिटस से निकली, फिटस से निकलने के बाद लीवर से बाईपास हुई, लीवर से बाईपास होने के बाद एक उसको नया स्ट्रक्चर मिल गया इंफीरियर वेना कावा, उसके साथ जुड़ के उसने एक और नया स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हमने क्या बोला, डक्टस विनोसस। अब ये डक्टस विनोसस कहाँ जाएगा, डक्टस विनोसस कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आते आते डक्टस विनोसस तक आते आते इसका ब्लड कितना हो गया, 70% सैचुरेशन रह गया। मैक्सिमम अम्बिलिकल वेन में था, उसके बाद ये इंफीरियर वेना कावा से मिला तो इसका सैचुरेशन कितना रह गया, 70%। उससे पहले कितना था इसका, 80%। उसके बाद डक्टस विनोसस गया, डक्टस विनोसस कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा ये, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में गया। अब ये क्या है हमारा, ये देखो, ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, इजीली समझो। ये होता है राइट एट्रियम, ये क्या होता है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है हार्ट का। तो यहाँ से कौन सी आती है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर, सॉरी इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। यहाँ से कौन सी जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जाती है पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाता है, आयोटा, आयोटा जाता है। मैंने बताया फीटस का ब्लड आया कहाँ से, लीवर से बाईपास हुआ, इंफीरियर वेना कावा से मिला, इंफीरियर वेना कावा से मिलते ही वो कहाँ चला गया, एक नया स्ट्रक्चर बना लिया उसने अम्बिलिकल कोर्ड और इंफीरियर वेना कावा ने, डक्टस विनोसस। अब डक्टस विनोसस क्या कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा इंफीरियर वेना कावा के साथ मिलके। तो इंफीरियर वेना कावा किसमें गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम, अब मैंने बताया था कि ये प्योर ब्लड है, क्या है, प्योर ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है कि वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाए फिर उसका कोई प्रोसेस हो। तो हमने क्या करना है, इसको राइट लेफ्ट एट्रियम लंग्स में ले जाता है, उसको ऑक्सीजन ऑक्सीफाइड करता है। अब ऑक्सीफाइड वो ऑलरेडी पहले ही है प्योर ब्लड, तो क्या करना है, राइट एट्रियम में वो ना जाके किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में वो गया ब्लड, तो यहाँ पे अब उसने एक नया स्ट्रक्चर बना लिया, राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल ने मिलके क्या किया है, नया स्ट्रक्चर बनाया। क्या स्ट्रक्चर बनाया, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। उस नए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एक कनेक्शन बन गया, किसमें, राइट एट्रियम से किसमें बन गया है, लेफ्ट एट्रियम में एक कनेक्शन बन गया है। राइट एट्रियम से लेफ्ट, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या बन गया, एक एब्नॉर्मल कनेक्शन बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवेल। तो अब राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से आइडियली किसमें जाना चाहिए था, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में, पर नहीं गया क्योंकि क्यों, क्या है, वो ऑलरेडी प्योर ब्लड है। तो किसमें चला गया, राइट एट्रियम से वो सीधा ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में चला गया। किसके थ्रू गया, राइट वेंट्रिकल से, क्या बताया था मैंने अभी, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल के थ्रू चला गया। फोरामेन ओवेल के थ्रू क्या गया, एक एब्नॉर्मल कनेक्शन बताया मैंने, उसके थ्रू क्या गया, ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया हमारा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से ब्लड किस में चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। किसके थ्रू, फोरामेन ओवेल के थ्रू। ठीक है, ये चला गया हमारा ब्लड राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। अब हमारा ब्लड कहाँ गया, सारा राइट वेंट्रिकल में। कुछ ब्लड किस में चला जाएगा, पल्मोनरी में चला जाएगा। पल्मोनरी में क्यों जाएगा, राइट वेंट्रिकल से अभी मैंने बताया था क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन निकलती है। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, उसको और ब्लड कुछ पल्मोनरी वेन में चला जाएगा, बाकी ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड।
ठीक है। राइट वेंट्रिकल से अभी तक हमने पढ़ा अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल वेन किससे बाईपास हुई? लीवर से बाईपास हुई, एक नए स्ट्रक्चर के साथ मिल गई जिसको हमने क्या बोला? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा के साथ मिलकर इसने क्या बना लिया? डक्टस विनोसस। अब ये डक्टस विनोसस क्या करेगा? ये डक्टस विनोसस क्या करेगा? एक नया स्ट्रक्चर, डक्टस विनोसस राइट एट्रियम में ब्लड लेके आएगा। आइडियली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाना चाहिए था, पर मैंने बताया ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये किस में चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद इसमें क्या है? अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जाने के लिए हमें कोई कनेक्शन तो चाहिए। वो कनेक्शन क्या बनेगा? फोरामेन ओवेल। ओवेल को कनेक्शन बनेगा। ठीक है, एक नया नाम आ गया फोरामेन ओवेल और एक नया नाम आ गया डक्टस विनोसस। दो स्ट्रक्चर हमारे नए बन चुके हैं। उसके बाद एक अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन, चार स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, इससे किसमें चला गया? अयोर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें गया? अयोर्टा। अयोर्टा से किसमें चला गया? बॉडी। बॉडी से सर्कुलेट हो गया ब्लड। ठीक है, पूरी बॉडी में बच्चे की सर्कुलेट हो गया। अब यहाँ पे भी एक कनेक्शन बनेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट थी हमारी यहाँ पे क्या था? अयोर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच में भी क्या बनेगा? एक नया कनेक्शन बनेगा। उस कनेक्शन फीटस में बनेगा, ये एडल्ट में नहीं है, फीटस में है। क्या कनेक्शन बोलेंगे इसको हम? डक्टस आर्टीरियोसम। आर्टीरियोसम। तो चार वर्ड हमने देखे। चार वर्ड, सबसे पहला क्या? अम्बिलिकल आर्टरी, दूसरा अम्बिलिकल वेन, तीसरा क्या है हमारा? डक्टस विनोसस, फोर्थ है हमारा डक्टस आर्टरियोसम। तो ये चार स्ट्रक्चर बने। अब ये क्या है? ये सिर्फ फीटस में ही प्रेजेंट है, एडल्ट में नहीं होते प्रेजेंट। क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। फीटस सर्कुलेशन क्लियर है सबको? क्या है? सबसे पहले अम्बिलिकल वेन, मैंने बताया था अम्बिलिकल वेन फीटस के थ्रू आती है, लीवर से बाईपास होकर इंफीरियर वेना कावा के साथ क्या बना लेती है? एक नया स्ट्रक्चर बना लेती है डक्टस विनोसस, जिसमें 70% सैचुरेशन है। तो आपसे पूछे मिनिमम सैचुरेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या कहा जाती है? डक्टस आर्टीरियोसम। डक्टस आर्टीरियोसम से होती हुई किसमें चली जाती है? अम्बिलिकल आर्टरी में। अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ आ गई हमारी। अम्बिलिकल आर्टरी में कितना होता है? 60% सैचुरेशन होता है। तो मिनिमम सैचुरेशन पूछे तो किसमें होगा? अम्बिलिकल आर्टरी में। मैक्सिमम सैचुरेशन पूछे तो अम्बिलिकल वेन में। उसके बाद राइट एट्रियम में आया डक्टस विनोसस से ब्लड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, किसके थ्रू? फोरामेन ओवेल के थ्रू। फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा में गया। अब एक एब्नॉर्मल कनेक्शन बना पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच में। कुछ ब्लड क्या था हमारा? पल्मोनरी वेन के थ्रू भी तो गया था लंग्स में। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू गया था, वो पल्मोनरी लेफ्ट अयोर्टा में रिवर्जिटेट करेगा, तो वो सारा ब्लड इसमें आ जाएगा एब्नॉर्मल कनेक्शन में। डक्टस आर्टीरियोसम, डक्टस आर्टीरियोसम अम्बिलिकल आर्टरी से जुड़ेगा, जिसमें क्या है हमारा? मिनिमम सैचुरेशन है। तो ये था फीटल सर्कुलेशन। आप ये पूछते हैं कि ये जो कनेक्शंस बने हैं ये डिजनरेट भी होंगे? एडल्ट में इनका कोई काम नहीं है। एडल्ट में तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है ब्लड का, मदद की जरूरत नहीं होती। तो अब ये क्लोज कैसे होते हैं? अब हमने चार स्ट्रक्चर देखे हैं कि ये क्लोज कब कब होते हैं और कैसे होते हैं। चार चीजें देखी हमने। क्या देखा? अम्बिलिकल वेन, दूसरा अम्बिलिकल आर्टरी, तीसरा हमने क्या देखा? डक्टस विनोसम, फोर्थ हमने क्या देखा? डक्टस आर्टीरियोसम। डक्टस विनोसस किसके बीच का? एक था हमारा, फिफ्थ है फोरामेन ओवेल। ये चार चीजें बनी। अब इन पे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका बाद में क्या होता है। फीटल लाइफ में तो ये प्रेजेंट है, पर इसके बाद क्या होता है इनका? फीटल लाइफ में तो ये क्या है? प्रेजेंट है, पर उसके बाद क्या होता है इनका? डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो क्या बनती है ये? डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टीरियोसम, फोरामेन ओवेल। सबसे पहले देखते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फोरामेन ओवेल किसके बीच का कनेक्शन था? राइट वेंट्रिकल प्लस
राइट एट्रियम, इसके बीच का कनेक्शन था, ठीक है। अब फोरम एंड ओवेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस कब होता है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। टाइम ड्यूरेशन आपसे पूछ लेते हैं कि कितने टाइम बाद होगा। फिजिक एक होता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग, एक होती है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग। एनाटॉमिकल क्लोजिंग, इसके एनाटॉमिकल क्लोजिंग में टाइम लगता है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग उसी टाइम पे होती है। जैसे ही बच्चा क्राई करेगा लंग्स एक्सपेंड होंगी, लंग्स एक्सपेंड होने के बाद इनका स्ट्रक्चर तो हार्ट में अपने आप ब्लड आ जाएगा, लंग्स में जाने लग जाएगा, लंग्स मैच्योर हो जाएंगी धीरे धीरे, तो इनका कोई काम नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होगा, डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब डीजनरेट होकर फोरम एंड ओवेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फोसा ओवेलिस में। और टाइम इंटरवल कब है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर क्या होगा, फोरम एंड ओवेल फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डक्टस विनोसस, लिगामेंटम विनोसम, ये कितने दिन में होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, लिगामेंटम विनोसम। और डक्टस आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम, ठीक है। डक्टस विनोसस, लिगामेंटम विनोसम, डक्टस आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। अब डक्टस विनोसम हमारा कितने दिन में हो जाएगा, 7 डेज, और लिगामेंटम आर्टीरियोसम कितने में होगा, 21 डेज, ठीक है, या फिर 3 वीक्स। किसमें कन्वर्ट होंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना है आपको पता होना चाहिए। डक्टस विनोसस, लिगामेंटम विनोसम कितने दिन में, 7 डेज में क्लोज हो जाएगा। डक्टस आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम में कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, 21 डेज में, ठीक है, या फिर 3 वीक्स में। अब बचे हमारे अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी, इनकी तो एट अ टाइम क्लोजिंग हो जाती है, फंक्शनल भी और क्या एनाटॉमिकल क्लोजिंग भी। जब ट्राई करता है लंग्स एक्सपेंड होती है उसके बाद इनकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। अब अम्बिलिकल आर्टरी, राइट अम्बिलिकल किसमें कन्वर्ट होगी, अम्बिलिकल में लिगामेंटम टेरस, किसमें कन्वर्ट होगी अम्बिलिकल में, लिगामेंटम टेरस। और अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल लिगामेंट, अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेरस में होगी, अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल लिगामेंट में होगी। इनकी क्लोजिंग कब हो जाएगी, एट अ टाइम क्राई, जैसे बच्चा क्राई करेगा इन सबकी क्लोजिंग हो जाएगी। ये था हमारा फीटल सर्कुलेशन, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए फीटल सर्कुलेशन में, या ऑप्शन गायने में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। पहला डिसऑर्डर होगा हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो पढ़ के आना आप लोग।